and welcome to the brand new episode of the PJ Show Let's Talk, the show for some real talk, lots of brainstorming, and some honest opinions. And as always, this episode, as I always mention, is special because of our special guest. Let me tell you a little bit about our very special guest. I have seen his work, I have been following his reviews and his opinions for a long time. And that prompted me to get him to our studio so that he can interact with you and we can go in depth about what goes behind his reviews, his opinions, and all the hats that he wears. So, chaliye, let me first of all introduce him officially to all of you. मैं बात कर रही हूँ अविनाश त्रिपाठी की. He is one of the most versatile faces in Indian cinema. He has carved a niche for himself in cinema and the arts. उन्होंने शुरुआत की थी अपनी करियर की as an actor and director and in India's leading theatre group 28 years ago. सो वो लगभग 30 साल से जो है वो काम कर रहे हैं. बहुत छोटी उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया था. एंड ही हैज़ वर्कड एज अ न्यूज़ एंकर, producer and director of a very popular TV program called Drishti. Drishti used to air on Doordarshan, अगर आपको याद होगा तो. And बहुत सारे political shows उन्होंने direct किए हैं जो ETV पर भी आए हैं. And आंखों देखी जो एक प्रोग्राम आया करता था, बहुत ही फेमस प्रोग्राम था, उसके ब्यूरो चीफ रहे हैं. एंड उन्होंने जो है एक फिल्म भी बनाई है जो इंटरनेशनल टेररिज्म पर थी, जिसका जो टाइटल था वो था अब बस. सो धीरे धीरे आपको याद आ रहा होगा कि ये सारे जो है बहुत बहुत उम्दा जो काम जो उन्होंने इंडियन सिनेमा में किए हैं, थिएटर में किए हैं या फिर मीडिया इंडस्ट्री में किए हैं, वो सभी के पीछे जो है ये कौन सा एक ऐसा कलाकार है, एक कौन सा एक ऐसा टैलेंट है, उसी टैलेंट को हम आज आपके सामने लेकर आने वाले हैं. तो चलिए बात करते हैं अविनाश त्रिपाठी से. एंड जो एक पोएट भी हैं, एक फिल्म मेकर हैं, एक लिरिसिस्ट हैं. एंड आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पर उनके रिव्यूज, उनके ओपिनियन सुनते होंगे. कोई भी अगर डिबेट है हिंदी सिनेमा को लेकर या फिर सिनेमा या आर्ट को लेकर, तो आप उनको हमेशा जो है कहीं ना कहीं किसी चैनल में अपना ओपिनियन देते हुए पाएंगे. So on that note, let's welcome our very talented guest for today, Mr. Avinash Tripathi, to the studio. Thank Hi, you. Thank you Avinash. so much, Bharti. Welcome Thank to the you. studio. Thank you. Thank you for calling me here. एंड अभी जो है मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी, आपकी बहुत सारी हैट्स जो आप यू वेयर एंड इतने सारे टैलेंट्स जो है वो आपने इकट्ठा करके रखे हुए हैं. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग माय व्यूअर्स कि जहां पर भी बात होती है किसी भी तरह के व्यूज की, ओपिनियंस की, इंडियन सिनेमा को लेकर या सिनेमा इन जनरल लेकर या आर्ट एंड कल्चर को लेकर, तो देर इज नॉट इवन वन सिंगल टाइम जहां पर हम आपको नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ अपने जो है अपनी टिप्पणियां देते हुए, अपने कमेंट्स देते हुए या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए. सो थैंक यू सो मच आई फॉर एक्सेप्टिंग अवर ऑफर टू कम टू अवर स्टूडियो. एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दर्शकों का आया आपके लिए वो ये कि अविनाश जी से हम पूछना चाहते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई. क्या कोई फैमिली में कोई कनेक्शन यानी कि फैमिली में कोई ऐसा शौक था या फिर आप ही के अंदर कुछ ऐसा इस तरह का कुछ करने का मन था? कि प्लीज अपनी जर्नी के बारे में अगर बताएंगे तो. थैंक यू प्राची जी. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पर अपनी बात, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया. जहाँ तक परिवार की बात रही, परिवार में कोई सिनेमा के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन जो मेरे पिताजी थे उनको कविताओं का, शेरो शायरी का इसका बड़ा शौक था. तो मैं कहूँगा कि जो शुरुआती मेरी परवरिश रही है उसमें शायद मेरे अंदर ये बात कहीं आ गई कि अगर आपको कोई बात अपनी कहनी है तो उस बात को कितनी खूबसूरत तरीके से आप कह सकते हैं, आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा हो सकता है. तो वहां से मेरी शुरुआत भी हुई और बचपन में कुछ 6-7 साल की उम्र में मैंने कविताएं लिखना शुरू किया. तो धीरे धीरे और जब वक्त हुआ तो मुझे लगा कि कविताएं तो एक बहुत सीमित लोगों तक पहुंचती है और उसकी रीच बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि वो कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं. तो किसी में ऐसे माध्यम की तलाश में लग गया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बात वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. उसके लिए एक ऐसे माध्यम की, एक ऐसे मीडियम की आवश्यकता थी जिससे आपकी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए और इजिली उनको समझ में भी आ जाए. तो इस प्रक्रिया की खोज में मुझे लगा कि मैं विजुअल मीडिया से शायद अपनी बात कहूंगा तो उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊंगा.
और चूँकि ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 2 दशक पहले की बात है, उस ज़माने में और मैं वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, अयोध्या और वहाँ पे चूँकि हालाँकि बड़ा ही स्पिरिचुअल सिटी है, लेकिन आज से अगर हम 2 ढाई दशक पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, इंटरनेट थी नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल की एक आम ज़िंदगी की ज़रूरत हो गई है, वो उस समय नहीं था। तो एक्सपोज़र बहुत कम था। फिर भी मैंने कोशिश की कि धीरे-धीरे मैं अपनी बात अलग लोगों तक पहुँचाऊँ और उसी प्रक्रिया में मैंने कुछ शॉर्ट फ़िल्म बनाना शुरू किया। जो मुझे लगता था कि मेरा जो लेखन था, जो मेरी राइटिंग थी, उसका एक तरह का एक्सटेंशन था। Mhm. क्योंकि राइटिंग उसके कुछ डायमेंशन होते हैं और फ़िल्म के कंपैरेटिवली ज़्यादा डायमेंशन होते हैं। तो उस तरीके से मैंने एक प्रक्रिया शुरू की कि अपनी बात को एक शॉर्ट फ़िल्म के ज़रिए लोगों से शेयर कर पाऊँ। और ऐसे-ऐसे चीज़ें चलती रहीं, फिर और थोड़ा-सा मैं बड़ा हुआ, तो फिर मैंने जर्नलिज़्म की तरफ अपने कदम बढ़ाए। मैंने सोचा कि शायद मैं जर्नलिस्ट बनूँ क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मेरे अंदर उमड़-घुमड़ रही थी और वो मुझे लगता था कि एक जर्नलिस्ट अपनी सारी ही बातों पर एक अपना विचार, निष्पक्ष विचार वो ज़ाहिर कर सकता है और उस तरीके से मैं फिर दूरदर्शन का हिस्सा हुआ और दूरदर्शन का मैं बहुत कम ऐज में एंकर बन गया और बहुत सारे लोगों से सवाल भी पूछने लगा और अपने भी किसी खास विषय पर जो विचार थे, वो ज़ाहिर भी करने लगा। तो इस तरीके से जो मेरी शुरुआत क्रिएटिव मीडियम में कहूँगा, ऐसे कुछ शुरुआत हुई। जी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो अगर आपने अगर मैं सही पहचान पा रही हूँ, तो आपने बहुत ही लंबे समय पहले अपनी शुरुआत कर ली थी, जब मेबी आप बहुत ही कम उम्र के रहे होंगे। सो अविनाश, उस दौर में और आज के दौर में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है, रिसोर्सेज़ भी डिफरेंट है। सो कुछ चैलेंजेस तो उस वक़्त होंगे इन टर्म्स ऑफ आप क्या करना चाहते थे और क्या आपके पास अवेलेबल था? एंड फैमिली को भी समझाना होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सो व्हाट वर द चैलेंजेस? बहुत चैलेंज थे, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ चैलेंज थे, मुझे लगता था कि सारे चैलेंज थे और सिर्फ़ एक जो पॉज़िटिव पॉइंट मेरे पक्ष में थी, वो मेरा अपना पैशन था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है और इस फ़ील्ड में करना है हुँ, और बाकी सारे ऑब्स्ट्रक्शन थे, हालाँकि फ़ैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा, लेकिन बाकी जितनी सोसाइटी चूँकि उस तरह से अवेयर नहीं थी और मैं यूपी के किसी ईस्टर्न यूपी के किसी बहुत छोटे शहर की अगर बात करूँ, तो वहाँ की सोसाइटी बहुत ख़ास तरीके से सिनेमा या इस तरह के मीडियम के बारे में सोचती थी। तो आप जब ये आस-पास के लोगों से चर्चा भी करते हैं कि आप सिनेमा में जाना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर उनके दिमाग में एक इमेज होती है कि सिनेमा हुँ, में जाने का मतलब ये बच्चा हीरो बनना चाहता है। हुँ, हुँ, उनको शायद इतना अवेयरनेस नहीं थी कि सिनेमा का मतलब राइटिंग भी होता है, सिनेमा का मतलब डायरेक्शन भी होता है, हुँ, ये बाकी भी विधाएँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस सारी जो उनके बने हुए जो पैरामीटर्स हैं उसको ब्रेक करना या उनको समझाने की कोशिश करना। कई बार लोगों को लगता था कि सिनेमा में जाने की जो बात कर रहा है ये इसकी शौकिया बात है। ये इसको प्रोफ़ेशन के रूप में नहीं करना चाहता वो, ये शौकिया के तौर पे इसमें जाना चाहता होगा। तो उनको समझाना कि नहीं, जो मेरा पैशन है वही मैं अपने प्रोफ़ेशन के रूप में फ्यूचर में चाहता हूँ। राइट, बहुत सारी बाधाएँ रहीं, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस रहे, लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन आपके अंदर हो, तो बहुत सारी जो बाधाएँ आपको आती हैं, उनको भी पार करके धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते रहते हैं। डेफिनिटली, डेफिनिटली। तो मैं भी ऐसे ही करता रहा और 2-2 कदम, 4-4 कदम आगे बढ़ाते-बढ़ाते अल्टीमेटली उस दिशा की तरफ बढ़ा, जहाँ पे मैं जाना चाहता था। दैट्स जी। अमेजिंग। तो अविनाश, अभी उस दौर में और आज के दौर में, चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो या फिर वो जर्नलिज्म या मीडिया क्यों ना हो, मीडिया तो अभी घर-घर में खुल गया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम नाउ? हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे हमारे करंट जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके बारे में। लेकिन उस टाइम को अगर आप याद करें और आज के दौर को, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू थिंक कि अभी जो है आ गए हैं? ऑफ कोर्स गुड एंड बैड, लेकिन आपके ओपिनियन में वेयर डू वी स्टैंड इन टर्म्स इफ वी कंपेयर फ्रॉम द पास्ट? देखिए, पहले तो मीडियम बहुत कम थे। पहले मैं कहूँगा कि जो मीडिया था, वो मेजॉरिटी वन वे मीडिया था। इसमें चाहे वो अखबार हो या टीवी हो, उनसे जो खबरें आती थीं, वो एज़ एन रिसीवर उस खबर को हम सुनते हुँ, थे। बट इमीडिएटली रिएक्ट करने का या उसमें कोई डायलॉग की कोई सिचुएशन नहीं थी। अखबार हम पढ़ते थे, लेकिन अखबार के साथ हम कोई संवाद स्थापित करें, अपनी बात भी हम कह पाएँ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो पूरा जो मीडिया था, उसका जो फ्लो था, वो वन वे हुँ, था। धीरे-धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई और ख़ास तौर से अगर पिछले 5-10 सालों में जब से सोशल मीडिया आया और जब से डिफरेंट मीडिया के और भी प्लेटफ़ॉर्म्स आए, ये धीरे-धीरे ये टू वे कम्युनिकेशन होता गया और आप सोशल मीडिया के बाद तो आपने देखा कि आप हर व्यक्ति के पास एक अखबार है, हर व्यक्ति के पास एक टीवी चैनल है, हर व्यक्ति के पास एक ओटीटी चैनल है। उसके पास अगर मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है, तो वो अपनी बात कहीं भी कह सकता है
और किसी भी फॉर्म में कह सकता है। वो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लिख सकता है, अपने ओपिनियन को बता सकता है। वो एक छोटा-सा बटन दबा के अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और अगेन उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को कह सकता है, अपोज़ कर सकता है या किसी के समर्थन में कह सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने एक ये बेहतर मुझे किया या मुझे लगता है पूरे समाज को बेहतर किया कि वो अपनी बात को इमीडिएटली बिना इंतज़ार किए और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ दुनिया के सामने रख सकता है, जो पहले संभव नहीं था। तो ये उसके फ़ायदे हुए हैं। नुकसान ये है कि कई बार हम लोग इस पूरी प्रक्रिया में इतना ज़्यादा भटक जाते हैं और बहुत तेज़ी से किसी विषय पर अपनी बात रखने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। उसमें हम जो ऑथेंटिक तरीके से उस खबर को हम चेक नहीं कर पाते। जैसा पहले अखबार में हुआ करता था या टीवी में जब तक खबर तब तक नहीं आती थी, जब तक उसको मल्टीपल मीडिया से वो चेक कर ये एश्योर नहीं हो जाते थे कि ये खबर पूरी तरीके से सही है। और जब वो सही खबर उसके बाद ही वो चाहे अखबार में छापते थे या टीवी में उस खबर को प्रसारित किया जाता था। तो इस जल्दबाज़ी ने कि हम जल्दी से अपनी बात पहुँचा दें या शायद टीवी ने भी एक आदत शुरू की, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की आदत हुई और उसके तहत बहुत सारे लोग जल्दी-जल्दी अपनी बात हुँ, कहना शुरू कर हुँ, दिए। तो उसके ये दुष्परिणाम है कि आप बिना उसको चेक किए आप उस खबर को जो है वो दुनिया के सामने परोसने की कोशिश करते हैं। वो उसका कई बार उसका बड़ा खराब राइट, इम्पैक्ट हुँ, आता है। कई बार एक एक मेजॉरिटी लोग हैं जो यंगस्टर हैं, वो आपकी किसी खबर से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और वो खबर हो सकता है वो गलत राइट, खबर हो। राइट, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अगर ये हथियार हमारे पास अगर मिला है, तो उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं करें। तो ये मुझे लगता है मेजॉरिटी पर किया है। लेकिन क्रिएटिव बहुत फ्रीडम आपको मिल मिल गई। गई है हुँ, और जैसा आपने ज़िक्र इशारों में भी किया कि जो बहुत अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म आ रहे हैं, उन प्लेटफ़ॉर्म ने हमको क्या दिया है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा क्रिएटिव हुँ, फ्रीडम दे दिया है। जो कुछ-कुछ तरह के अंकुश पहले रहा करते थे, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी बात कहने के लिए, वो उसका होराइज़न बहुत बड़ा हो गया, उसका आकाश बहुत बड़ा हो गया है। तो आप अपनी बात अपने तरीके से कह सकते हैं और बेझिझक कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। जी। सो जहाँ तक बात आती है जैसे अभी आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू किया कि अभी हर एक के पास जो है क्रिएटिव फ्रीडम है। सो अविनाश अभी हर कोई ऐसा लगता है कि हर घर में एक सेलिब्रिटी बन गया है। हर किसी को लगता है कि मैं स्टार हूँ और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो जो हमारा जो बॉलीवुड का जो एक स्टारडम होता था, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं क्या वो ब्रेक हो रहा है या फिर मतलब जैसे कि एक क्रेज होता था स्टार्स का या जो हमारे ट्रेल ब्लेजिंग जो स्टार्स होते थे जिन्होंने अपने अपने एरा में जो है अपने आप को सुपरस्टार जो है एक रुतबा अपने आप हासिल किया है। सो आपको लगता है क्या स्टारडम ब्रेक हो रहा है अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछना चाहूँ? क्योंकि आजकल हर कोई जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास एक कैमरा है, वो स्टार है, उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड तो क्या आपको लगता है जो एक्चुअल स्टारडम था, जो हम लोग बॉलीवुड से, इंडियन सिनेमा से जोड़ते थे, क्या वो ब्रेक हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो स्टारडम था, चूँकि बहुत गिने-चुने स्टार हुआ जी। करते थे और ये पर्दे पे आने की जो मुझे लगता है कि ख़्वाहिश बहुत सारे लोगों के अंदर होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन उसमें से वो कामयाबी कितने लोगों को हुँ, मिलती थी, लाखों करोड़ों में कुछ लोगों को मिलती थी। जो परसेंटेज था पर्दे पे आने का, वो बहुत कम था। अब चूँकि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है और मल्टीपल मीडियम है। इन सारी चीज़ों ने आपकी ये ख़्वाहिश पूरी कर दी कि आप पर्दे पे आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी बात अपने तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ, तो आप आसानी से पहुँचा सकते हैं और आपके कंटेंट में अगर दम है, आपकी बात में अगर एक खूबसूरती एक अलग तरीके से आप बात करते हैं, खुदरंग स्टाइल में अगर अपनी बात कहते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं और आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो एक तरह का स्टारडम आपके साथ पैरेलल खड़ा हो जाता है। दूसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है, जो पहले और अभी में, वो कंटेंट वाइज़ चूँकि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले वक़्त वो था कि जो स्टार इतना बड़ा हुआ करता था कि बहुत मीडियोकर किस्म का जो कंटेंट होता था, वो भी बड़े स्टार के कंधे पे रह के सक्सेस की तरफ चला जाता था। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में पहले बनती थी, जिसमें अगर अमिताभ बच्चन 3 घंटे तक पर्दे पे खड़े रहें, तो वो फ़िल्म कैसी भी हो, उसका कंटेंट कैसा भी हो, चूँकि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार थे, उस फ़िल्म को अपने कंधे पे ले जाते थे या सलमान या बाकी जितने भी स्टार थे। धीरे-धीरे ओटीटी ने ये बताया कि नहीं साहब, ये जो गिने-चुने आपके 5-10 विषयों पे जो फ़िल्में बन रही हैं, उसमें चाहे वो रोमांटिक ट्रायंगल हो या इस तरह के जो विषय पर फ़िल्म बननी, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है।
और सिनेमा सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। सिनेमा के थ्रू हम सोसाइटी को अवेयर भी कर सकते हैं, उसको अवेक भी कर सकते हैं। और सिर्फ़ आपको एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल 3 घंटे की एक मायावी या एक सपने की भरी दुनिया में ले जाने का काम सिनेमा का नहीं है, बल्कि आपके हृदय को थम करने का काम भी जो है वो सिनेमा करता है, आपको झकझोरता भी है, आपको हिलाता भी है और आप जो सपने की दुनिया में सो रहे होते हैं, उससे आपको जगाता भी है। तो इस तरह का क्या विषय जो सिनेमा की मुख्य धारा का कभी विषय नहीं हुआ करता था, वो सारे विषय अब ओटीटी का प्रमुख विषय होने लगे हैं। चूँकि विषय इतना प्रधान हो गया है और कंटेंट खुद एक हीरो की तरीके से हो गया है, तो उसमें किसी प्रचलित हीरो की अब बहुत आवश्यकता नहीं रह गई। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पिछले 3-4 साल के अंदर कंटेंट हिट हुए हैं, उसमें मेजॉरिटी कंटेंट ऐसे हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं राइट। रहा है। ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शायद छोटे-मोटे कुछ सीरियल किए हैं, कुछ फ़िल्म की है और कुछ ने बिल्कुल नहीं काम किया। उनकी पहली डेब्यू वो ओटीटी सीरीज़ रही है, लेकिन उसका चूँकि कंटेंट इतना ग्रिपिंग था, इसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल गई है। हालाँकि इसमें थोड़ा-सा एक एक्सटेंशन मैं और बताना चाहता हूँ कि स्टारडम तो जो एस्टेब्लिश स्टारडम था, वो काफ़ी हद तक टूट रहा है या टूट चुका है। लेकिन साथ-साथ में एक पैरेलल स्टारडम और खड़ा हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति अपनी एक फ़िल्म से या एक ओटीटी से एक स्टार बन रहा है और अगले ही बार वो स्टारडम खत्म हो जा रहा है पर एक नया हुँ, स्टार हुँ। बन जा रहा है। तो स्टारडम पूरी तरीके से तो नहीं खत्म हो रहा, लेकिन हाँ, मल्टिपल स्टार मैं कहूँगा कि मल्टिपल स्टार और एक बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, वो दौर जिसका आपने ज़िक्र किया कि 60s और 70s में राजेश खन्ना का दौर हुआ जी, करता था और मिड 70s से लेकर और 90 तक या शायद आज तक अमिताभ बच्चन का दौर रहा और शाहरुख और जी, सलमान का दौर जी, रहा। इस तरह का लंबे पीरियड तक का जो जो दौर है, वो अब शायद किसी को हासिल नहीं है। आप 2, 4, 6 महीने के लिए जब तक आपका कंटेंट जी। चलता रहता है, तब तक आप एक स्टार एस्टेब्लिश रहते हैं और फिर जैसे वो खत्म होता है, एक नया कंटेंट आता है और उस नए कंटेंट का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए वो स्टार हो जाता है। तो इस तरीके से स्टारडम चेंज हो रहा बिल्कुल। है। नहीं, जी। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ क्योंकि इस इसी तरह का जो दौर है, जो मुझे भी लग रहा था कि चल रहा है एंड देन थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट। बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है हमारे दर्शकों को समझाया है। सो जहाँ तक अभी आपने बात की कंटेंट की और मैं एक राइटर से बात कर रही हूँ एंड एक राइटर जो है वो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है शब्दों को लेकर, चाहे वो उसके अपने शब्द हों, चाहे वो दूसरे के शब्द हों जो कुछ कुछ हद तक वो सहमत ना हो। तो जब इस सब चीज़ की बात हो रही है तो मैं थोड़ी-सी आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगी जो आजकल का हमारा जो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो चल रहा है, जिसमें कहीं न कहीं हम सब जो है अपना एक ओपिनियन देना चाहते हैं। जैसे कि हाल ही में हमारी एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट एक फ़िल्म है जो रिलीज़ हुई है जिसका नाम है आदिपुरुष। उसके कंटेंट को लेकर एंड जो जो राइटर हैं इस फ़िल्म के पीछे बहुत ही जाने-माने राइटर हैं एंड देन बहुत फ़ॉलोइंग है उनकी एंड अचानक से जो है एक दिन एक फ़िल्म आती है और बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है उस राइटर के उसकी कला के पीछे या उसकी इंटेंशंस के पीछे या फिर किस हद तक वो क्रिएटिव फ्रीडम को ले गए। और कहाँ तक जो है क्या सीमा थी इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ किस किस टॉपिक को लेकर फ़िल्म बनाई गई, उस टॉपिक को रिलेटेड जो मर्यादा होती है राइटिंग की, इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एज़ अ राइटर जब आपने वो मूवी देखी तो पहला रिएक्शन अविनाश त्रिपाठी का क्या था? मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए, मैं बहुत ही साधारण शब्दों में अगर बात कहूँ तो जिस तरीके से फ़िल्म लिखी गई है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही खराब तरीके से लिखी गई। मनोज मुंतशिर शुक्ला एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रयोग इस फ़िल्म में करने की कोशिश की, वो प्रयोग मेरे ख़्याल से बहुत ही भद्दा-मज़ाक रहा क्योंकि आपको बिल्कुल ये इजाज़त कोई नहीं देता कि जो आपके धार्मिक चरित्र हैं, जिनको हम चरित्र भी नहीं मानते, हमारे जीवन का एक वो हिस्सा है। जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। जब भी हम किसी सर्वोत्तम पुरुष की बात करते हैं, जिसका आचरण कैसा होना चाहिए, तो हमेशा भगवान राम का उसको उदाहरण देते हैं कि आपकी आपकी ज़िंदगी अगर आप सबसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं, तो आपको वैसा होना चाहिए। हम किसी राज्य की जब बात करते हैं, किसी स्टेट की बात करते हैं, किसी गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हम राम राज्य की बात करते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सर्वोत्तम व्यवस्था अगर कोई थी, तो वो राम राज्य की व्यवस्था थी। जब आप ऐसे किसी विषय पर आप फ़िल्म बनाते हैं, जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है और वो एक तरीके से मान्य सच भी के रूप में भी माना जाता है और उसमें आप ये लिबर्टी लेते हैं कि आप आज की जनरेशन शायद इस भाषा को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए
या रिलेट कर पाए, इस तर्क के साथ आप किसी धार्मिक चरित्र के संवादों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ का मतलब उसको आप आज की भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आप आज के समय की तो फ़िल्म नहीं बना रहे। आप तो यही बता रहे हैं कि वो पुरानी भगवान राम की फ़िल्म थी और भगवान राम के जीवन पर आपने आधारित फ़िल्म बनाई है, तो भाषा भी आपको उसी दौर की होनी चाहिए थी। उसमें जिस तरह की मर्यादा थी, वैसे ही मर्यादा आपको रखने की कोशिश करना चाहिए। टेक्निकल लिबर्टी आप पूरी तरीके से ले सकते थे क्योंकि जो चीज़ उस दौर में हुई, उसको आपको पिक्चराइज़ कैसे करना है, इसकी लिबर्टी आप पूरी ले सकते थे। लेकिन भाषा को तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए था और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सनातन धर्म के पक्ष में पूरी ताकत से खड़ा रखने वाला शख्स कहता हो और हर जगह ये कहता हो कि मैं सनातन की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े होने वाले शख्स में से एक हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसे संवाद लिखता है, जिसमें इतना ज़्यादा दुराभाव मैं कहूँगा वो दिखता हो, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। और अगर आप देखेंगे सेकंड डे भी उन्होंने की जो ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ रुपए देखिए हमारी फ़िल्म कितनी सक्सेसफुल गई है। तो इसका मतलब पूरी फ़िल्म का जो पैमाना आपकी तरफ से सक्सेस का था, वो सिर्फ़ पैसा था। वहाँ पैसे को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंटेंट को एक्सेप्टेबिलिटी मिले, इसलिए आपने एक ऐसा संवाद उसमें लिखा, जिसमें कंट्रोवर्सी भी हो, यंगस्टर उसके साथ देखे भी, तो ये मुझे लगता है ये इंटेंशन अपने आप में बहुत ठीक नहीं था। और साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो सेंसर बोर्ड के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोग सब लोग जानते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है भगवान राम की जब हम बात करते हैं या तो वो सिर्फ़ हिंदुओं के आराध्य नहीं माने जाते। वो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं, जो उनको इमाम हिंद मानते हैं। उनको वैसे ही अपने जीवन में महत्व देते हैं, जैसे कि हिंदू करते हैं। और बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहाँ पे वैसे ही भगवान राम की पूजा होती है, जिसमें इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, उसमें भी वैसे ही भगवान राम की पूजा होती है। तो जहाँ पर इतनी बड़ी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भगवान राम की है, उनको लेकर जिस तरह की लिबर्टी ली राइटर ने, जो प्रख्यात राइटर भी है और जो इस विषय पे बड़ा संवेदनशील भी है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनोज शुक्ला ने या मनोज मुंतशिर ने इस तरह के विषय को ऐसा ट्रीट किया और जो उसके पीछे तर्क गढ़े, वो तर्क भी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही तर्क नहीं थे। तो मैं तो इसको बिल्कुल अपोज़ करूँगा। जी। थैंक यू अविनाश एंड जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग तो इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे थे कि यंगस्टर्स को जो है कनेक्ट करने के लिए इस तरह का टेक्नोलॉजी दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमारे यंगस्टर्स स्पेशली ग्लोबली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो हमारे संस्कृति से या हमारे धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए इस तरह का कुछ प्रस्तुत करना था बट आई टोटली एग्री विद यू कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर जो है फ्रीडम ले सकते हैं आप ग्राफिक्स को लेकर फ्रीडम ले सकते हैं लेकिन जहां बात आ जाती है इस टॉपिक की वहां पर शब्दों की मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर गिविंग अस योर टेक ऑन इट तो अविनाश हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अभी हम लोग राइटर्स की बात कर रहे थे एंड देन आपके संपर्क में कुछ ऐसे उम्दा राइटर्स हैं जैसे कि बहुत ही खूबसूरत राइटर एंड कलाकार आशुतोष राणा जी हैं या फिर जैसे पीयूष मिश्रा जी हैं सो इन सब की इतनी फैंडम है ग्लोबली एंड आप अगेन आप बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं उनके सो हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती हैं कि अविनाश त्रिपाठी जी पीयूष मिश्रा जी, आशुतोष राणा जी, उनसे कब हमारा संपर्क होगा लाइव इन पर्सन यहाँ पर यूएस में। मैंने उनको यही बोला कि आपका क्वेश्चन जो है मैं अविनाश जी के सामने रखूंगी एंड अविनाश जी ही हमें बताएंगे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारी ऑडियंस जो है उनके साथ इन पर्सन जो है उनके साथ संपर्क कर सके, बात कर सके, उनके खूबसूरत विचारों को इन पर्सन सुन सके। तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ है जो हम कर सकते हैं तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। ज़रूर, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक तो मैं इसमें ये एक और क्लेरिफ़ाई करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे कमाल के कलाकार हैं और हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें, बट कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ़ पर्दे पर दूसरों के लिखे हुए संवाद को बेहतरीन तरीके से नहीं बोलते, लेकिन जब वो खुद स्टेज पर होते हैं, तो वहाँ उनके अपने शब्द होते हैं और अपने शब्द को वो इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि कई बार लोगों को ये लगता है कि कहीं ये किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट तो नहीं है, बट वो खुद बेहतर लेखक हैं और उतने ही अच्छे ओरेटर हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मादा है, ये जो क्षमता है, ये बहुत कम कलाकारों के अंदर है और जिन 2 कलाकारों का आपने नाम लिया, फ़ॉर्च्यूनेटली ये कला दोनों के अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। चाहे वो आशुतोष राणा जी की हो, चाहे वो पीयूष मिश्रा भाई के अंदर हो।
और जैसा आपने कहा कि सिर्फ़ हिंदुस्तान और अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनके बहुत सारे प्रशंसक हैं और वो चाहते हैं कि स्टेज पर अगर हम आशुतोष राणा जी को सुने, उनके विचारों को सुने और इतना वाइड उनके पास ज्ञान है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जीवन पद्धति को लेकर हो या जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, इसको लेकर हो और कामयाबी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। तो इन सारे विषय के ऊपर जिस तरीके से आशुतोष जी धारा प्रवाह बोलते हैं और घंटों बोलते हैं, जिस तरीके से पीयूष मिश्रा जी की उनकी अपब्रिंगिंग हुई है और एनएसडी में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को तराशा है और उसके बाद अभिनय में जिस तरह अपने कई साल दिए और बहुत मैं कहूँगा कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी पीयूष मिश्रा हैं, जो खुद गीत लिखते भी हैं, गीत गाते भी हैं और अभिनय के साथ-साथ जो है वो कई बड़े जो प्लेज़ हैं, उसको वो डायरेक्ट भी करते हैं। तो ये 2 पर्सनैलिटी मैं ज़रूर चाहता था कि वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है, जो इनको सुनना चाहता है, इनको करीब से देखना चाहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर संभव हो पाए, तो इस साल के अंत तक वो दोनों रूबरू वहाँ पर हों और वो अपनी बातें लोगों से शेयर करें और लोगों की बातों को भी अपनी साथ उनके साथ एक ऐसा मैं कहूँगा कि रागात्मक संवाद स्थापित करें, जिसमें लोग भी जो अपनी जितनी भी जिज्ञासाएँ हैं, जो पूछना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में, उसको वो तुरंत इम्प्रॉम्प्टू तरीके से आपके सामने समक्ष रखें और अपने जीवन से भी जो अर्जित किया हुआ बहुत बड़ा अनुभव का भंडार है, वो शेयर करें, जिससे बहुत सारे यंगस्टर और ऐसे लोग जो काफ़ी साल पहले इंडिया छोड़कर जो है और परदेश में और यूएस में एस्टैब्लिश हो गए हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं अपनी जड़ों के साथ दोबारा एक बार लौट कर आएँ और वो चाहे वो धर्म की चर्चा हो, चाहे वो जीवन की चर्चा हो। तो दोनों बहुत प्रख्यात कलाकार हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस साल के अंत तक वो आप सबके सामने रूबरू हों और आपके साथ एक संवाद स्थापित करें। जी। ऑलराइट, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। आई एम श्योर जितने भी हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, बहुत खुश होंगे आपके आपकी इस बात से। एंड एक जो लास्ट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी अविनाश, वो ये था कि जैसे कि अभी आजकल अभी आपको एक एक्साइटमेंट जो हमारे यूएस से दिख रही होगी रिसेंटली, वो ये थी जब नाटू नाटू को एक तेलुगु फ़िल्म को हुँ, हुँ। एक सॉन्ग को ऑस्कर्स से नवाज़ा गया। बहुत एक्साइटमेंट ना ही हमारे तेलुगु भाई-बहनों को बल्कि पूरे हिंदुस्तानी जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, बहुत ही एक्साइटमेंट थी। एंड इस तरह की एक्साइटमेंट जो है, वो कहीं न कहीं बॉलीवुड को, हॉलीवुड को, यूएस एंड लाइक सिनेमा हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सिनेमा बैक इन इंडिया, इनको कहीं न कहीं इनके रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो अ, क्विकली 2 क्वेश्चन्स पूछना चाहूँगी बिफोर वी रैप अप। पहले तो ये कि इस तरह की जो इवेंट्स हैं जैसे कि नाटू नाटू का इस लेवल तक जाना और ऑस्कर को जीतना, एंड मेरी अभी सुभाष चंद्र बोस जी जिससे भी मुलाकात हुई थी, वो यही बोल रहे थे कि ये मेरे लिए नहीं, ये बाकी ये मेरे सारे ऑडियंस के लिए है, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए है। एंड फिर उन्होंने यही बताया, जो सेकंड जो मेरा क्वेश्चन होगा, उनसे मेरा यही पूछना था, जो मैं आपसे भी पूछूँगी, कि जो हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, जो जिनके रूट्स कहीं न कहीं, जिनके पूर्वज जो हैं वो इंडिया में थे, तो उनके मन में कहीं न कहीं एक एक इच्छा है कि वो किसी तरह से अपने आप को हॉलीवुड से बॉलीवुड से कनेक्ट करें। और सेम थिंग जो हमारे जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, वो किसी न किसी तरीके से थोड़ा-बहुत काम जो है, वो यहाँ पर यहाँ के कलाकारों के साथ एक एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ताकि उनका जो है विज़न थोड़ा एक्सपैंड हो। तो किस तरह से हम लोग ये 2 जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री, इनको कैसे हम एक बहुत ही अच्छा-सा समन्वय हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक दैट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का टेक्निकल फिनेस हिंदी सिनेमा ने या इंडियन सिनेमा ने दिखाया है, उसने बहुत सारे हॉलीवुड की भी जो टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको आकर्षित किया है भारत के टैलेंट के बारे में। और नाटू नाटू जिसका आपने ज़िक्र किया, ये एक सिर्फ़ एक तेलुगु फ़िल्म नहीं है, एक इंडियन सिनेमा की तरीके से विदेश में गई और ऑस्कर्स में गई और उसके बाद ऑस्कर जीत कर भी आई। तेलुगु सिनेमा की अगर मैं बात करूँ, रीजनल सिनेमा की बात करूँ, तो हालाँकि एक बहुत छोटा-सा एरिया है जहाँ पर ये फ़िल्म बनती है और प्रदर्शित होती है, अगर हम भाषा के दायरे में इस फ़िल्म को देखें। लेकिन अगर आप बिज़नेस के दायरे में इसको आप देखेंगे, तो ये लगभग उतना ही बिज़नेस करती है जितनी हिंदी फ़िल्म जी। करती है।
पूरे भारत में जो सिनेमा बनता है और उसका जो बिज़नेस है उसको 100% में हम माने, तो 15 15 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास हिंदी सिनेमा का उसमें रेशियो आता है और 14.8 पॉइंट के आसपास जो है वो तेलुगु सिनेमा का जो परसेंटेज है। तो आप देखेंगे बिज़नेस टर्म में वो बहुत बड़ा एरिया हम्म, कवर करती है। हालाँकि उनका जो डेमोग्राफिकल एरिया है वो उतना बड़ा नहीं है, छोटा-सा एरिया है और बहुत कमाल की फ़िल्म बना रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली जिस तरह की साउथ के अलग-अलग भाषाओं में फ़िल्म बन रही है, चाहे वो मलयालम में बन रही है, कन्नड़ में बन रही है, तेलुगु में बन रही है, वो बहुत अच्छे कंटेंट पे वो काम कर रहे हैं और उतना ही ज़्यादा उसमें टेक्निकल जो इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत अच्छी हुआ करती है। और दूसरा जो पिछले कुछ दिनों से देखा गया है, कुछ सालों से देखा गया है कि जिस तरीके से ग्लोबलाइज़ेशन हुआ है, सब्जेक्ट भी ऐसे ही चूज़ किए जा रहे हैं जो सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड की को उनको ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। वो सिर्फ़ ऐसे सब्जेक्ट नहीं होने जा रहे जो सिर्फ़ एक इंडिया को हम्म, कहीं रिप्रेज़ेंट करते हों या इंडिया को एड्रेस करते हों। तो जहाँ इस तरह के सब्जेक्ट की गुंजाइश होती है, वहाँ पे दोनों ही धाराओं के लोगों के काम करने की एक साथ गुंजाइश बनती है, चाहे वो टेक्निकल लोग हों, चाहे वो एक्टर हों। बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर अब अलग-अलग टाइम पे इंडियन फ़िल्म में काम कर रहे हैं और इंडिया के बहुत सारे एक्टर अब हॉलीवुड की फ़िल्म में भी एज़ एन एक्टर भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे टेक्निकल बहुत सारी बहुत अच्छी फ़िल्में जो उनकी हैं, यहाँ तक कि अवतार और दूसरी फ़िल्में उसका जो टेक्निकल काम हुआ है, उसका जो ग्राफ़िक का काम हुआ है, उसका जो वीएफएक्स का वो इंडियन स्टूडियोज़ में हुआ है। कोलैबोरेशन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और ये कोलैबोरेशन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो यूएस के लोग हैं, यंगस्टर हैं, जो बॉलीवुड के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको भी एक मुझे लगता है एक होप देता है कि वो काम कर सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट का चुनाव अब इस तरीके से किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में वो सब्जेक्ट देखा जा सके। हम्म, इसमें उनके लिए हमेशा गुंजाइश बनती कई बार लोगों को लगता है कि फ़िज़िकैलिटी जो उनकी हो गई इतने सालों के जी, वो जी, बहुत कुछ वो लिमिटेड हो। इंडो इंडो अमेरिकन लुक उनका हो जाता है, जिसकी हम्म, वजह से वो कहीं इंडियन कहानी में बहुत फिट फिट नहीं नहीं हो होते। पाता। लेकिन अब कहानियों का भी चयन इस तरीके से हो रहा है कि वो कहानियाँ भी इस तरीके से चूज़ की जा रही हैं जिसका एक ग्लोबल प्रेज़ेंस हो। तो उसमें उनकी पूरी गुंजाइश है और वो इंडिया में आके लगातार काम कर सकते हैं। सरकार भी बहुत तरह के सपोर्ट करती है जब भी कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया में आके किसी भी तरह का काम करना चाहता है। और आप पिछले कुछ दिनों में देखें कितने मोरक्कन इंडस्ट्री के लोग आपके मिडल ईस्ट के लोग, लंदन के लोग, ये सब आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पूरी गुंजाइश है और ये एक बेहतर मुझे लगता है बदलाव पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है जो बहुत वेलकम स्टेप है। जी। एब्सोल्युटली एंड दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग जैसे आपने मेंशन किया कि अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अभी कोई लिमिट नहीं है चाहे वो बात हो फिजिकलिटी की चाहे वो बात हो आपकी अपब्रिंगिंग की अगर आपके अंदर पैशन है या लगन है तो इट इज पॉसिबल एंड थैंक्स टू द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल अविनाश जाते जाते इन द एंड हमारे दर्शकों के लिए आपके लिखे हुए कुछ शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे दर्शकों को एंड होपफुली आपसे दोबारा मिलना होगा लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप प्लीज अपना कुछ लिखा हुआ प्रेजेंट करें एंड एनी लास्ट मैसेज टू ऑल अवर व्यूअर्स। मुझे लगता है कि मेरा जो मैसेज है और मेरी जो लिखी हुई एक गज़ल का शेर है, वो दोनों एक ही है। ओके। और वो ये है कि कई बार हमको लगता है कि ज़िंदगी में जो आस-पास आपके बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत तरह के ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है और उससे हम लोग थक जाते हैं। हम लोग हार जाते हैं और लगता है कि शायद इस काम के लिए हम नहीं बने हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं मुझे लगता है कि हर डार्कनेस आपके लिए एक जुनून पैदा होना चाहिए आपके मन में। और मैंने एक शेर बहुत पहले इस पे लिखा था, कि अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए। अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए, शिद्दत से जो चमका, सितारा हो जाएगा। तो जितना घना आपके पास अंधेरा हो, जितना डार्कनेस आपके पास हो, उतना आपकी शाइन करने की गुंजाइश होती है, अपॉर्च्युनिटी होती है। ब्यूटीफुल। तो जब भी आपके आस-पास बहुत डार्कनेस हो और आपको लगे कि अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है, आप उसको दूसरी तरह से लें। आप सोचें कि आपके शाइन करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके वही पास है आ गई। दैट्स यही मेरा मैसेज है और यही मेरी गज़ल का शेर भी है। That is so beautiful, so beautiful. Very well said. And on that note, Avinash, once again, I would like to thank you for joining us, giving us the in depth knowledge of what goes into
ऑल दीज रोल्स दैट यू प्ले सो इमैकुलेटली, इतने अच्छे से आप हर रोल को निभाते हैं। एंड जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि अभी वो जो है बेसब्री से इंतजार करेंगे आपकी तरफ से या हमारी तरफ से कुछ ऐसी अपडेट का जिसकी वो बहुत टाइम समय से वेट कर रहे थे। ऑन दैट नोट वी वांट टू विश यू गुड लक फॉर एवरीथिंग। एंड आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक मच। यू।